देखो बेटा, जो अपन लोग डेटर्स मैनेजमेंट में अभी तक पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में 3 इलस्ट्रेशन। अच्छा, इस चैप्टर में ना तुम इस मॉड्यूल के अंदर थोड़ा सा एक चीज समझना कि चैप्टर के किस हिसाब से है। देखो, इस मॉड्यूल में क्या है कि जैसे आपको मैं समझा देता हूँ। अब है ना, ये जो आपका स्टडी मटेरियल में चैप्टर है वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल मैनेजमेंट यूनिट 3 में, यूनिट 4 में था आपका। अपन ने 3 इलस्ट्रेशन थे वो कर लिए। रिसीवेबल में एक और टॉपिक है फैक्टरिंग, लेकिन अपन ने जो 3 इलस्ट्रेशन करे पहले उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन देख लेते हैं ना। और एग्जाम वाले क्वेश्चन करके फिर इसी रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल में 2 पार्ट है। एक तो जो हम लोग कर रहे हैं वो है, और एक और पार्ट है जिसका नाम है फैक्टरिंग। बट फैक्टरिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले रिसीवेबल के जो पैटर्न हमने किए थे उसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अपन ने जो किए थे वो सब सॉल्व क्वेश्चंस थे। इस चैप्टर के जो भी अनसॉल्व है, जैसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, ट्रेजरी कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इसके क्या बेसिक क्वेश्चन तो हमको इस यूनिट मिल जाएंगे। बट अनसॉल्व सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल में। मतलब इन पांचों यूनिट के अनसॉल्व क्वेश्चन तुमको एक साथ मिलेंगे फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल के। वो मैं समझा देता हूँ, देखो किस तरह है। अपन जैसे मतलब बाकी चैप्टर में क्या होता था, अपन ने क्वेश्चन देखे और उसके नीचे अनसॉल्व होते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ सारे पांचों यूनिट के अनसॉल्व तुमको मॉड्यूल में यहाँ गिवन है। अब ये पांचों के अनसॉल्व, मतलब ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन है ना, आप देख रहे हो पीछे वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें यूनिट 1 2 3 4 5 सबके अनसॉल्व क्वेश्चन हैं। तो मैं पहले आपको वो करा देता हूँ जो रिसीवेबल मैनेजमेंट के साथ कंसर्न है। मतलब मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ डेटर मैनेजमेंट के साथ साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसमें तुम लोग आ जाओ एक बार, डेटर मैनेजमेंट के साथ साथ जो क्वेश्चन है। अपन सिर्फ डेटर मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं पहले अनसॉल्व में, है ना। तो अनसॉल्व में आ जाओ आप, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, अब जैसे ऊपर वाला है ना, ये डेटर का नहीं है, ये कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो ये अपन जब वो पढ़ेंगे तब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अब आ जाओ आप, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ कॉपी में। पेज नंबर पेज नंबर है 9.124। क्वेश्चन नंबर 11 निकालेंगे आप लोग। पेज नंबर 9.124, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देंगे। पढ़ो 11th क्वेश्चन। PQR Limited, having annual sale of rupee 30 lakh, is reconsidering its present collection policy. At present, the average collection period 50 days and the bad debt loss is 5%. The company is incurring expenditure rupee 30,000 on account of collection receivable. Funds की cost 10% है। अब ये पॉलिसी कंपनी के बाद अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, कलेक्शन 45 और बैड डेट लॉस ये कलेक्शन एक्सपेंस। अल्टरनेटिव बेसिस इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कौन सी अप्रोच लगानी है। तो यहाँ आप टोटल अप्रोच यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है इंस्टेड विच अल्टरनेटिव इज मोर बेनिफिशियल। तो यहाँ क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कौन सी अप्रोच यूज करनी है बेटा अपने को, इंक्रीमेंटल अप्रोच। मतलब एक से प्रेजेंट से कंपैरिजन बताना है आपको, ठीक है ना। तो लिखें आप लोग, देखो इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्वेश्चन आप ओपन रखना अपने सामने, है ना। इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, एक कॉलम फर्स्ट पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2। एक तो प्रेजेंट अप्रोच, एक अल्टरनेट 1 और एक अल्टरनेट 2। ब्रैकेट लिख देना ऊपर इंक्रीमेंटल अप्रोच। यहाँ अपन कौन सी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चों, देखो इंक्रीमेंटल अप्रोच। स्टार्ट करें। अच्छा, अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपकी करंट सेल्स कितनी है, 30 लाख रुपए की करंट सेल है। आपकी करंट सेल 30 लाख रुपए की है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब आप क्रेडिट पीरियड अभी 50 डेज है, अब क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, 40 और 30 कर रहे हो। तो मेरे को एक बात बताओ, आपको सेल्स गिवन है क्या, दोबारा चेक करो क्वेश्चन में। नहीं, सेल्स गिवन नहीं है। मतलब आपकी सेल्स तीनों केस में कितनी है, सेम, कुछ भी गिवन नहीं है तीनों केस में, क्या है सेल। तो हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, आप चेक करो। 30 लाख की सेल है, आगे अल्टरनेट 1 अल्टरनेट सेल गिवन नहीं है अपने को। अपने उसे बोल रहा है कि कलेक्शन पीरियड 40 और 30 दिन कर रहे हैं, कलेक्शन खर्चा बढ़ रहा है। सेल के अंदर कोई चेंज नहीं, या सेल को इग्नोर भी कर सकते हो आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल का डेटा ही गिवन नहीं है ना मेरे को। आप क्वेश्चन देखो, सेल का डेटा कहाँ है, ये कहाँ गिवन है कि 40 दिन सेल कितनी हो, ऐसा गिवन है।
तो या तो सेल को आप आउटराइटली क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अपन, मेरी बात समझो, अपने को 50 दिन से 40 दिन हुई, 40 से 30 दिन हुआ, बट नई सेल्स कितनी है कम होने पे वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं ना। तो या तो सेल्स को अपन इग्नोर कर दें, या अपन तीनों केस में, अच्छा तीनों केस में सेम लोग है तो भी ऑटोमेटिक इग्नोर है, इंक्रीमेंटल कुछ है ही नहीं अपना। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखो आप इसमें, सब लिखो सेल्स, देखो सेल्स प्रेजेंट में भी लिख दो 30 लाख, 30 लाख। हाँ अपन कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, पहले आप डेटा ये वाला लिखो एक बार। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा अब तुम मेरी बात समझो, देखो अब आप वन बाय वन ध्यान देना। कलेक्शन पीरियड 40 दिन था, इधर कितना है, 30 दिन। बैड डेट लॉस इधर 4% थे, इधर कितने है, और प्रेजेंट में कितना था, 5% था सेल्स का। अच्छा हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए फंड की कॉस्ट गिवन है 10%, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया था निकालने का तरीका क्या है, टोटल कॉस्ट इनटू डेज अपॉन 365 है या मंथ्स, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, यस और नो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अपन इस टोटल कॉस्ट के अंदर जब करते थे तो टोटल कॉस्ट में वेरिएबल भी था और साथ में क्या होता था, ये भी होती है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना है सेल्स का वो गिवन है क्या, आपको दिख रहा है क्या वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है सेल्स का, नजर आ रहा है क्या डेटा? नहीं है, मतलब बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकालोगे, मैंने लिखाया भी था आपको, अगर कॉस्ट का डेटा नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकाल लो आप। भाई अगर मान लो मेरा कॉस्ट कितना ब्लॉक है वो नहीं है तो सेल्स पे निकाल लें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई पैसा कितना ब्लॉक है मेरा, अगर 30 लाख का मान लो गिवन होता है 80% इज कॉस्ट, तो 30 लाख का 80% करता, बट यहाँ डेटा ही नहीं है ना, तो अपन सेल्स पे निकाल लें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो लगभग 6 से 7 लाइन छोड़ो एंड राइट डाउन वर्किंग नोट, 6 to 7 लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट, लिखो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो इन द गिवन केस डेटा रिलेटेड टू variable cost and fixed cost is not given, so opportunity cost is computed on sales। तो प्रेजेंट में 30 लाख की सेल है, फंड्स की कॉस्ट कितना परसेंट है, कितने दिन के लिए, 50/360, ये प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा अल्टरनेट वन में तो वापस 30 लाख की सेल है, बट एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो गया बेटा, और अल्टरनेट टू में फोर वन 41667। हाँ ठीक है, अगले में फिर, तो एक तरह से मेरे को एक बात बताओ, अगले ऑप्शन पे जा रहे हैं तो देखो पहले केस में मेरी इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी,
यहाँ से जब मैं यहाँ गया, ध्यान दो, सब लोग समझना ध्यान से। फर्स्ट केस में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 41667। जब मैं यहाँ से इधर आया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी कि कम हुई? तो एक तरह से मेरे को बचत है ना। ऑब्वियसली बात है, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो रहा है तो आपकी, और इसी तरह प्रेजेंट से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई मेरी, और कम हो गई। तो लिखो आप लोग, यहाँ तक कर लिया कॉपी? ठीक है, 25,000 कर लिया, मैं लिखवा रहा हूँ। इसको हटा दूं? अब देखो आगे, अब आ जाओ इधर, लिखो सेविंग इन इंटरेस्ट। फर्स्ट केस में कितना कम हुआ? 41667 माइनस 3333 करो। $8,334। ये सेविंग हुई? यहाँ तक कोई डाउट? ये इंक्रीमेंटल फिगर ही ले लिया है ना मैंने, समझ में आया मम्मी? क्लियर है? अच्छा, इसी तरह यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, आगे देखो। बैड डेट लॉस 4% और कितना था? अब बैड डेट लॉस, तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। तो प्रेजेंट में 30 लाख का कितना बैड डेट लॉस है? कितना परसेंट है? ये आता है 1.5 लाख रुपए। और अल्टरनेट 1 में बैड डेट लॉस कितना हो जाएगा? 30 लाख का कितना परसेंट? और अल्टरनेट 2 में? तो बैड डेट में आपका पहले 1.5 लाख था, अब 1,20 हो गया, तो एक तरह सेविंग हो रही है बैड डेट में 30,000 की। और इधर सेविंग कितनी है? 90,000 की। तो 1.5 लाख माइनस 90, तो टोटल इंक्रीमेंटल सेविंग कितनी है? 60,000 की। तो बैड डेट में बचत हुई ना अपने को एक तरह से। तो ये कॉपी कर लिया बैड डेट लॉस वाला वर्किंग नोट, ये कॉपी कर लिया। तो ऊपर लिखो सेविंग्स इन बैड डेट। बताओ पहले केस में कितना? 30,000। और सेकंड केस में 60,000। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, कलेक्शन एक्सपेंस प्रेजेंट में कितना था और अब कितना हो गया? और फिर 95, तो 30 से 60 हुआ, 30,000 बढ़ा, 30 से 95 हुआ, 65 बढ़ा। ठीक है, तो अब ये तो कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट बढ़ रही है ना, कलेक्शन कम करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी भाई, कलेक्शन एफर्ट और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये अपनी टोटल सेविंग्स, इसको ए से मार्क करो। इसको जोड़ो। फिर लिखो कलेक्शन एक्सपेंस, कितने इंक्रीमेंटल है? बताओ प्रेजेंट में कितने थे, अब 30 से कितने हो गए अगले में, मतलब कितना बढ़ गया? और फिर कितने हो गए? 65 बढ़ा, 95 हो गए ना। तो कलेक्शन एक्सपेंस, तो इंक्रीमेंटल नहीं होकर चलेगा, अपन ऊपर इंक्रीमेंटल कलेक्शन एक्सपेंस लिख दो आप डायरेक्टली, ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, कलेक्शन एक्सपेंस बढ़ रहे हैं इतने। हाँ, तो कितना बेनिफिट है? और यहाँ इसको इससे माइनस करो। अब इसका ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट ही हुआ, मतलब प्रेजेंट से इतना ज्यादा है।
तो विच अल्टरनेट इज प्रेफरेबल? कंपनी शुड गो फॉर अल्टरनेट टू। बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाऊं? कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, देखो पढ़ो क्या गिवन है क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन पे ध्यान देना एक बार। एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, मतलब एक स्ट्रेटेजी है क्या करने की, क्या बढ़े, सेल और प्रॉफिट बढ़ जाए। द सेल मैनेजर ऑफ कंपनी प्रपोजेस टू सेल गुड्स टू ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर, मतलब वो चाहता है सेल बढ़े और कुछ नए कस्टमर आइडेंटिफाई किए जिसको वो सेल करना है, विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अब ये क्या चीज़ है बताओ, 10% क्या है? अपनी बैड डेब्ट्स है। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर्ड 1.5 मंथ क्रेडिट, बट इस ग्रुप की कंडीशन है कि मेरे को क्रेडिट कितना चाहिए, 1.5 महीना क्रेडिट चाहिए। एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल बाय 1 लाख पर एनम, और सेल कितने से बढ़ाएगा वो? 1 लाख रुपए। प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 80% ऑफ सेल एंड टैक्स रेट 50%। द कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्सेस 25%। समझ आई लाइन? तो कंपनी चाहती है आफ्टर टैक्स 25% चाहिए। ध्यान देना, कल उस दिन मैंने प्री टैक्स पोस्ट टैक्स समझाया था पिछली क्लास में। आफ्टर टैक्स 25% चाहिए अपने को। शुड द सेल मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड एनालाइज, अब है ना, अपनी सेल बढ़ेगी कितने से? 1 लाख से। कॉस्ट कितनी है अपनी, मतलब जब अपन 1.5 महीने का क्रेडिट देंगे तो सेल 1 लाख से बढ़ती है, कॉस्ट कितनी बढ़ती है अपनी? 80,000 से। ठीक है, तो अपन को ये बताना है इसको, अपने को मिनिमम 25% आफ्टर टैक्स चाहिए। ठीक है, तो देखना आफ्टर टैक्स 25% बच रहा है नहीं बच रहा है। तो करते हैं स्टार्ट, लिखो आप लोग, लिखो स्टेटमेंट शोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और समझना, आपको एक पार्ट और क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑल्सो कंप्यूट डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट कंपनी विल बी एबल टू विलिंग इफ रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न इज 30-40। ये अलग पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अपने को मिनिमम रिटर्न कितना है? 25% है। तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, तो लिखो इसमें इंक्रीज इन सेल्स, दो कॉलम बना लेना पर्टिकुलर अमाउंट करके, है ना। नेक्स्ट टू कॉलम, वन इज पर्टिकुलर्स, इंक्रीज सेल मार्केट विद कैपिटल ए। कितनी सेल बढ़ रही है बच्चों? 1 लाख रुपए इंक्रीज इन सेल्स है। ठीक है, 1 लाख रुपए सेल्स बढ़ रही है अपनी। अच्छा, अब उसके बाद बताओ प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंस कितना है? तो लिखो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो 80,000 रुपए। अच्छा, इसके बाद रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट कितना है? 10%। तो ये बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट कितना है अपना? तो लिखो बैड डेब्ट 10,000। और कोई कॉस्ट है क्या? अब मैं क्या हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25% अपने को मिनिमम रिटर्न चाहिए आफ्टर टैक्स। अपन तो ये देख लेते हैं, देखो सुनो मेरी बात, फंड्स की कॉस्ट क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी को मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है अभी? इसको टोटल कॉस्ट बी से मार्क कर लो। टोटल कॉस्ट मार्क इट विद कैपिटल बी, दिस इज योर 90,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, और टैक्स क्या रेट पे? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है आपका? तो लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
5,000 रुपये। तो ये लिखो 5,000 रुपये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब मेरे को आफ्टर टैक्स बच रहा है 5,000 रुपये का प्रॉफिट। अच्छा अब बताओ, ये 25 आफ्टर टैक्स है, तो कंपैरिजन भी आफ्टर टैक्स फिगर से ही होगा। ये ध्यान रखना, अगर आफ्टर टैक्स का रेट है तो कंपैरिजन भी तो आफ्टर टैक्स फिगर से ही करोगे। तो मेरे को बताओ, मेरे को चाहिए कितना आफ्टर टैक्स। अच्छा अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल भी लूं, देखो एक मिनट, अब तुम ये कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर्स 1 लाख की सेल है, फंड कितना ब्लॉक है, 80,000 पे निकलेगा ना भाई, अपनी कॉस्ट तो 80,000 ही है ना, प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट पे तो निकलेगा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल मिला करके। अच्छा कितने महीने का क्रेडिट दे रहे हैं अपन, 1.5 महीने का, मतलब एक तरह से इतना पैसा ब्लॉक है मेरा डेटर में। 80,000 इंटू 1.5/12 करो, कहाँ से 2500 आ रहा है, 2500 इंटू 12 30,000, 80,000 इंटू 1.5/12 10,000। मतलब एक तरह से मेरे डेटर के अंदर पैसा कितना ब्लॉक रहता है एक बार में, और मेरी कॉस्ट कितनी है, देखते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है मेरी, 2,500 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरी, अपन ऐसे तो निकालते हैं। और आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट है, देखो यहाँ गलती 25% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मान लो अपनी, बट 25% कौन सी है। अब बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, मैं बताता हूँ गलती क्या होती है। बच्चे निकाल लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ लिख देते हैं 2,500 रुपये, और यहाँ से फिर टैक्स लेस कर देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है ना, तो इसको आफ्टर टैक्स में से लेस करना। मतलब एक तरह से तुम ऐसा समझो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलता हूँ 5,000 आ रहा है मेरे को विदाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस भी कर दूं तो भी कितनी है, फिर भी मेरे को 2,500 का तो फायदा अभी भी हो रहा है ना, समझे बात को। अच्छा मैं आपसे ऐसा बोलूं कि 5,000 रुपये अपन कमा रहे हैं अभी, अपन कमा कितना रहे हैं, 5,000, अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, हमको मिनिमम कितना चाहिए, तो मैं अभी 5,000 कमा रहा हूं आफ्टर टैक्स, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 1 लाख थोड़ी ना, इन्वेस्टमेंट तो 10,000 का ना, 1 लाख तो साल भर की सेल है भाई, डेटर में एक बार में 10,000 का तो इन्वेस्टमेंट है। भाई मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं साल में 5 लाख की सेल करता हूँ और डेटर को 2 महीने का क्रेडिट देता हूँ, 5 लाख की साल भर की सेल है, डेटर को कितने का क्रेडिट देता हूँ मैं, तो मेरा फंड ब्लॉक तो 5 लाख इंटू 2/12 है ना। ये किस पे निकाला मैंने, अगर ये सेल है और कॉस्ट गिवन है तो एक्चुअली तो कॉस्ट ही ब्लॉक है मेरी, सेल प्रॉफिट थोड़ा ब्लॉक है। तो मेरा डेटर में एक तरह से इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000, तो आप अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को 2,500 नहीं भी लो, तो आप ये देखो मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है 25%, और अभी मैं कमा कितना रहा हूँ एक तरह से आफ्टर टैक्स, तो ले लेना चाहिए मेरे को। भाई आफ्टर टैक्स 50% कमा रहा हूँ और चाहिए कितना, तो ही 25% का बचत है, तो 2,500 अपना आंसर वैसे भी निकला था और अभी 2,500 आ रहा है। नहीं आया समझ में भव्य भाई, ये तो समझ आया 5,000 तक, यहाँ तक कोई डाउट, 5,000 तक कॉपी कर लिया 5,000 तक। ठीक है अब इसके नीचे लिखो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, 25% आफ्टर टैक्स, फिर लिखो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर, अभी कितने के डेटर है मेरे, 80% कॉस्ट है इंटू 1.5/12, 10,000। इस 10,000 में कोई डाउट पहले ये बताओ मेरे को, 80% मेरी कॉस्ट है ना, उसका 1.5 महीना, तो प्रेजेंट रिटर्न अभी मैं कितना कमा रहा हूँ, 5,000 कर रहा हूँ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे, अभी मैं 50% कमा रहा हूँ आफ्टर टैक्स, 5,000 आफ्टर टैक्स का फिगर है ना। और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है मेरा, 25%।
और मैं इसका एक और तरीका, या तो परसेंट में निकाल लो या एब्सोल्यूट में निकाल लो। और मैंने प्रॉफिट इसके कर रहा हूँ, नेट 2 करके कर लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 लेस कर दो। हाँ, कर दो अपॉर्चुनिटी आफ्टर टैक्स बाद कर लो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25% आफ्टर टैक्स से लेस किया मैंने ना। तो आपका बेनिफिट कितने का आया? ऐसे भी कर सकते हो ना, दोनों में से आपको दोनों तरीके समझ आ गया ना, एक में परसेंट में निकाल लिया, एक में फिगर में निकाल लिया मैंने। बात तो ये 10,000 25% का फायदा है मेरे को। दोनों तरीके क्लियर है? अभी समझ में आया? ये वाला क्लियर है? वो वाला भी क्लियर होगा। वो आफ्टर टैक्स 50% कमा रहा हूँ, परसेंटेज में है भाई। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 आफ्टर टैक्स 50% चाहिए, 25%। भाई आफ्टर टैक्स कितना कमा रहा हूँ मैं? 5,000 रुपये कमा रहा हूँ ना, कितने के इन्वेस्टमेंट पे? मतलब 50% कमा रहा हूँ मैं। या ऐसा बोलूँ 2,500 रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस ये ध्यान, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर टैक्स बाद लेस करना, ये वाला करो तो। ऊपर लेस मत कर देना बिफोर टैक्स, कि यहाँ 2,500 लेस कर दो और फिर टैक्स घटा दो, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये 25 आफ्टर टैक्स है। अगर प्री टैक्स होता ना रेट, तो पहले लेस करते हैं हम लोग। ये ध्यान रखना बस। वापस समझाऊं क्या? क्लियर है बिल्कुल? अच्छे से आ गया समझ में? अच्छा, अब इसी का अल्टरनेट टू देखो। इसी का सेकंड अल्टरनेट, सॉरी, इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट तो क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो लिख दो कमेंट, सेल्स मैनेजर प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। सेल्स मैनेजर प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि फायदा हो रहा है ना। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, ऑल्सो कंप्यूट डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अभी क्या बोल रहा है? ये बताओ कितना रिस्क है किसका? नॉन पेमेंट मतलब आप कितना क्या बियर कर सकते हो, कितना बेड डेट बियर कर सकते हो। मतलब कंपनी, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्सेस 30%। मतलब कंपनी चाहती है भैया हमको आफ्टर टैक्स कम से कम कितना मिल जाए, तो मैं कितना बेड डेट बियर कर जाऊंगा कि 30% भी कमा खा लूं। समझे? मतलब मेरी सेल 1 लाख की है, अभी मैं कितना कमा रहा हूं आफ्टर टैक्स? अब अगर मैं ये चाहता हूं मैं 30% कम से कम कमा लूं, मतलब आफ्टर टैक्स कितना कमा लूं मैं, तो बैड डेप मैं कितना बियर करने को तैयार हूं। तो मेरे को एक बात बताओ, अपना इन्वेस्टमेंट कितना है डेटर में? 10,000 का। अब अगर आफ्टर टैक्स, मैं समझा रहा हूं फिर नोटिंग बाद में करूंगा, आफ्टर टैक्स अगर मेरे को 30% चाहिए, कितने के इन्वेस्टमेंट पे? डेटर में इन्वेस्टमेंट कितने का है मेरा? मतलब मेरे को आफ्टर टैक्स कितना चाहिए बताओ? 3,000। अच्छा, अब ये आफ्टर टैक्स फिगर है, तो अगर टैक्स के बाद 3,000 चाहिए, तो टैक्स के पहले कितना कमाऊंगा? टैक्स की रेट 50% है, तो 6,000। अगर बिफोर टैक्स 6,000 कमाऊंगा, तभी तो आफ्टर टैक्स 3,000 बचा पाऊंगा मैं। अच्छा, मान लो टैक्स की रेट 40% होती, तो कैसे करते? 3,000 अपॉन 1 माइनस 0.6, 0.4। भाई बिफोर टैक्स इतना कमाना पड़ता ना। कितना रहे? अब 7,500 होता। समझे बात को? मतलब अगर बिफोर टैक्स इतना कमाओगे, तो आफ्टर टैक्स इतना बचना चाहिए। ये सही क्या ना अपने? एक मिनट से चेक करिए। अच्छा, ये पॉइंट कितना आ रहा है? ये 5,000 आ रहा है, तो 7,500 क्यों बोल रहे हो? ये कितना 5 आ रहा है ना। तो अगर 5,000 आता है ये बिफोर टैक्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मान लो टैक्स रेट 40% हो, तो आफ्टर टैक्स 60% बचना चाहिए ना मेरे पास। तो मतलब बिफोर टैक्स कितना कमाता अगर मैं, तो टैक्स कितना बढ़ता, तो आफ्टर टैक्स कितना बचता जब टैक्स रेट 40% होती? तो 60% आफ्टर टैक्स बचना चाहिए, 3,000 आफ्टर टैक्स है, तो 3,000/60, यहाँ तो 50 है, पता नहीं पड़ रहा क्या है, इधर दोनों तरफ सेम है। तो अगर मैं बिफोर टैक्स 3,000 कमाता हूँ, आफ्टर टैक्स 3,000 कमाता, टैक्स 50%, बिफोर टैक्स कितना कमाता मैं?
और खर्चा कितना है, गुड्स कितने का है? 20,000 तो गुड्स की कॉस्ट है ना। तो मिनिमम मेरे को कितने रुपए चाहिए कम से कम? मतलब अगर मैं 86,000 रुपए, तो कम से कम चाहिए ना मेरे को, मेरे खर्चे हैं 86,000 के तो। और सेल कितने ही कर रहा हूं मैं, तो मैं बैड डेप कितना बियर कर जाऊंगा अगर, मतलब अगर 1 लाख की सेल है और 14,000 का बैड डेप भी हो जाएगा, तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मैं 30% बचा खाऊंगा। मतलब मैक्सिमम बैड डेप कितना बियर कर सकता हूँ अगर 30% चाहिए तो? 14,000। मतलब एक तरह से 14% 1 लाख की सेल पे। मतलब बैड डेप की रिस्क कितनी ले सकता हूँ मैं पहले वाले केस में तो? समझे बात को? अच्छा, सेकंड केस क्या बोल रहा है, वो कितना चाहिए? 40%। अब अगर मैं चाहता हूं मैं कितना कमा खाऊं, तो कितना बेड डेप्थ तो चाहिए कितने? ये आफ्टर टैक्स, तो टैक्स के पहले कितने चाहिए? और गुड्स कितने के हैं? मतलब 88,000 मेरे को चाहिए, 1 लाख की सेल है तो अगर इसका मतलब 1 लाख की सेल और 12,000 बेड डेप भी हो जाए, तब भी 40% बचा खाऊंगा मैं। समझे बात को? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो लिखो आप इसके अंदर, देखो स्टेटमेंट शोइंग एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क। एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क में कितना रिस्क लेने को हम तैयार हैं? तो एक कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, देखो रिक्वायर्ड रिटर्न 30%, 40% और 50%, 60 सॉरी। अच्छा, इसमें एक नीचे नोट कर लिख देना, एक नोट कर देना, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख इंटू 80% टू 1.5/12, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा ब्लॉक है डेटर में। तो प्रॉफिट 3,000, 4,000 और 6,000। अब ऐड कर दो टैक्स, फिर से 3, 4, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होना चाहिए? 6,000, 8,000, 12,000। प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंस 80,000, 80। तो मैक्सिमम बैड डेप्स 14,000, 12,000 और 8,000। तो परसेंटेज ऑफ बैड डेप 14%, 12% और 8%। 14,000 अपन 1 लाख की सेल है, परसेंट ऑफ बैड डेप ऑन सेल्स। मतलब इतना आप रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बियर करोगे, इतना बैड डेप होगा तो भी हम कमा खाएंगे उतना परसेंट, ठीक है ना? समझ में आया? बोलो वापस समझाओ। कॉपी कर लो फटाफट।
कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया? अब ये इनके सॉल्यूशन देखोगे ना, इन्होंने पता नहीं क्या ही किया है तुमको, इनके समझ भी नहीं आएगा इनने जो किया है सॉल्यूशन। आप मतलब अगर आप बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको और कंफ्यूजन ही होगा। आपको इनके सॉल्यूशन से ही बता देता हूँ। ये देखो एक्स ले किया इनने, बेड डेप एक्स अज्यूम किया है, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व किया है इनने तो पूरा। ठीक है ना? तो हाँ, तो आंसर तो वही आ रहा है 14, 12 और 8। इसमें इक्वेशन बना के इनने पूरा सॉल्व किया, बट वो जरूरत नहीं है इक्वेशन की, है ना? ठीक है, रिवर्स तरीके से कर लो, वही ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है? ठीक है ना? अब मैं आपको एक बार कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ एग्जाम के, वो कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना? एक तो तुम लोग क्या करना, नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 4 करना। नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 4 ये आज होमवर्क करोगे। एक तुम लोग जुलाई 21 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे। जुलाई 21 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक है, एक बार ये करना, फिर कल और देता हूँ होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना? 1 का ए पार्ट जुलाई 21। ठीक है, ये कर लेना 2 होमवर्क, फिर कल और देता हूँ एक बार, ये करके आना पक्का, है ना एक बार? ठीक है, फिर कल करते हैं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।